नमस्कार। राज्यसभा टेलीविज़न में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम बात कर रहे हैं इंडिफ्रिका की, यानी भारत अफ्रीका संबंधों की। और अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे क्या हैं संभावनाएं और क्या हैं चुनौतियां भारत के लिए अफ्रीका में। अभी हम जहां खड़े हैं वहां इस साल 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच भारत अफ्रीका फोरम समिट का शिखर सम्मेलन होने वाला है। इसके पहले 2008 और 2011 में 2 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन इस बार के सम्मेलन की खासियत यह है कि इसमें सभी 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होंगे। इरादा यह है कि उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह भारत और अफ्रीका साथ साथ चलते रहे हैं, उसी तरह विकास के दौर में भी दोनों एक साथ रहें। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आज़ादी के बाद कहा था कि अफ्रीका की आज़ादी के बिना खुद भारत की आज़ादी अधूरी है। गांधी और नेहरू के विचारों ने अफ्रीकी जनमानस को प्रभावित किया था। और विचार के उसी रिश्ते का इजहार हुआ जब नेल्सन मंडेला ने महात्मा गांधी को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। Independence of India was not going to be complete until African countries also achieved independence. And Mahatma Gandhi, who started the liberation struggle of India, got his inspiration from Africa and actually started his struggle from Africa. So that long history is a very, very important context for whatever we do with India and Africa. लेकिन वास्तविकताओं के साथ भावनाओं को नहीं जोड़ने पर संबंधों में ठहराव आए। आजादी के बाद दोनों अपनी अपनी समस्याओं से रूबरू थे। इसीलिए दूसरे अन्य देशों ने तेजी से अपने लिए वहां अपनी जमीन बनानी शुरू कर दी। अफ्रीका को आज़ादी दिलाने में भारत ने एक बड़ा महान योगदान किया और इसलिए जब वहाँ पर अंत में आज़ादी आ गई तो अफ्रीका के विकास को मजबूत करने के लिए भी भारत ने बहुत काम किया। मगर इस सबके बावजूद हमें ये दिखलाई पड़ने लगा कि दूसरे देश बड़ी तेज़ी से अफ्रीका के साथ संबंध मजबूत कर रहे हैं, जैसे कि चीन या यूरोप के कुछ अन्य देश या अमेरिका। तो उस समय यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये लगा कि अब हमें एक नई तरीके से काम करना है। वैसे भारत ने हमेशा माना कि अफ्रीका उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए अफ्रीकी देशों के साथ नया रिश्ता जोड़ने के लिए भारत अफ्रीका फोरम समिट की स्थापना की गई। इस पहल में भारत ने भी दिलचस्पी दिखाई और अफ्रीका भी समान रूप से रुचि ले रहा था। The most wonderful thing for somebody from India and Africa to see is that people have genuine affection. They regard India as on their side, where we have tremendous amount of goodwill, genuine affection between the people of Africa and India. अफ्रीकी देशों ने अफ्रीकन यूनियन के मार्फत दुनिया के रसूखदार देशों के साथ संबंध विकसित करने की कोशिशें की। इसके लिए गाम्बिया की राजधानी में बैठकर उन्होंने बांजुल फॉर्मूला बनाया।
इसी फॉर्मूले के मुताबिक भारत अफ्रीका फोरम का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत अफ्रीका फोरम समिट के पहले सम्मेलन में कृषि, व्यापार, उद्योग, निवेश, वित्त, विज्ञान, सूचना तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा और मीडिया के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का इरादा जताया गया। उसमें एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया गया है कि हम किस तरीके से जो हमारा अफ्रीका से कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, बायलैटरल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, उसको किस तरह से सप्लीमेंट करके एक मल्टीलैटरल पैन अफ्रीका लेवल पे हम क्या प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। भारत अफ्रीका फोरम समिट का दूसरा सम्मेलन हुआ इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में। 2011 में हुए इस सम्मेलन में अफ्रीका के 15 उन देशों को आमंत्रित किया गया जिनके नाम अफ्रीकन यूनियन ने तय किए। दूसरे भारत अफ्रीका फोरम समिट में सहयोग को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। सहयोग के वही क्षेत्र थे, लेकिन रफ्तार बढ़ाने की योजना बनी। तय हुआ कि अफ्रीकी देशों में 10 वोकेशनल सेंटर यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। भारत अफ्रीका विदेश व्यापार संस्थान बनेगा। साथ ही भारत अफ्रीका शिक्षा, योजना और प्रशासन संस्थान बनेंगे। इंडिया अफ्रीका डायमंड इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी तथा इंडिया अफ्रीका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खोलने और 3 साल में $5 अरब का सहयोग देने पर सहमति बनी। India will work with Africa to realize its vast potential. We believe that a new vision is required for Africa's development and participation in global affairs. इंडिया अफ्रीका फोरम का तीसरा शिखर सम्मेलन पिछले साल यानी 2014 दिसंबर में ही दिल्ली में होना था, लेकिन उस वक्त अफ्रीका में भयानक महामारी आई हुई थी जिसकी वजह से इसे रद्द करना पड़ा। लेकिन इस साल तैयारियां ज़बरदस्त की जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं ताकि अतिथियों के सम्मान में कोई कमी न रह जाए। लेकिन अहम सवाल ये है कि इस तरह के शिखर सम्मेलनों से हम क्या हासिल करना चाहते हैं। इस नजरिए से सबसे पहला ध्यान अफ्रीका के प्राकृतिक संसाधनों पर जाता है। It's a continent which has large amounts of arable land. It's a continent which is resource rich. It is a demographically young continent. 65% of African population is under the age of 35. जो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है वो ये है कि हमें आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना है। उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए हमें मार्केट चाहिए, उसके लिए हमें स्ट्रेटेजिक लिंकेज चाहिए और ये सारी चीज़ें हम अफ्रीका से दोस्ती बढ़ाकर, सहयोग बढ़ाकर ले सकते हैं। अफ्रीका से हम लोग बहुत तेल अपना मंगा रहे हैं आजकल, अफ्रीका से कोल मंगा रहे हैं, तो अफ्रीका से हमारे को बहुत सारा ट्रेड है और हमारी बहुत स्ट्रेटेजिक एंड की रिक्वायरमेंट्स आर मेट फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। अफ्रीका बड़ा बाजार है जहां भारत अपने सामान बेच सकता है। Every time Indian government push Indian businessmen to go to Africa. We know this. And we as ambassadors here, African ambassadors, we are trying to do our best to help those kind of investors, private investors, to invest in our country. चीन और यूरोपीय देश अफ्रीका में बड़ी बड़ी परियोजनाएं लगा रहे हैं, लेकिन भारत के लिए वहां छोटे मंझोले उद्योगों में निवेश के काफी अवसर हैं। भारत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सूचना तकनीक में निवेश कर सकता है और यह लाभ का सौदा है। But we need hospital well equipped and
people can be like even diagnostic center. It is important. अफ्रीका की सबसे बड़ी जरूरत आधुनिक समाज के तकाजों के मुताबिक अपने नौजवानों को प्रशिक्षित करने की है। यह काम भारत बखूबी कर सकता है। इससे भारत के लोगों को वहां रोजगार मिलेगा, जबकि इस रास्ते भारत वहां के नौजवानों को रोजगार पाने लायक बना सकता है। वैसे भारत के ऐसे कई कार्यक्रम वहां पहले से ही चल रहे हैं, जिनमें किसी अन्य देशों ने कोई रुचि नहीं दिखाई है। Investment in infrastructure, investment in agriculture, investment in training through the ITEC programs, through programs like ICCR, which are very, very important skills development and capacity building engagement with India. लेकिन जरूरत इस बात की भी महसूस की जा रही है कि अफ्रीका के लोग न भारत को ठीक से समझते हैं और न ही भारत के लोग अफ्रीका को। इसमें मीडिया की बड़ी भूमिका है और इसीलिए फोरम समिट के पहले दोनों देशों के मीडिया कर्मियों की अलग से बैठक होनी है। भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश के अवसरों को समझने के लिए समिट से पहले निजी उद्यमियों के बीच भी अलग से बातचीत होने की बात तय की गई है। There is also going to be a lot of interaction with the Indian private sector during the summit and after the summit. So I think this is a very, very important opportunity to keep reminding ourselves that we have a very strong partnership, we have a very strong relationship, we have to keep growing that relationship and to also explore new horizons for that engagement. अफ्रीका में मैन्युफैक्चरिंग के खूब मौके हैं। अफ्रीकी देश चाहते हैं कि भारत वहां सामान भेजने की बजाय उत्पादन क्षेत्र में निवेश करे। इससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत के निवेशकों को भी यहां से वहां सामान लेकर जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। भारत ने इस अफ्रीकी इच्छा को पूरी करने के लिए कई कदम उठाए हैं। With Kenya, with Mozambique, with Tanzania, with Seychelles, with Mauritius, this would be of developing the full potential of the oceans, whether it is in terms of trade, security, energy, fisheries, and so on. उधर अफ्रीका ने उद्योग क्षेत्र में निवेश को आसान बनाया है। वहां कानून व्यवस्था की स्थिति काफी अच्छी हुई है। वहां के लोग दुनिया में सम्मान के साथ खड़े होने के लिए आगे आ रहे हैं। यह ऐसी महत्वाकांक्षा है जो अफ्रीका को दूर तक जाने में सक्षम बनाएगी। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के लिए भारत ने बड़े पैमाने पर नई दिल्ली में तैयारियां की हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो भारत खुद पूरी दुनिया में निवेश की तलाश कर रहा है, वह क्यों और कैसे अफ्रीका में निवेश करेगा और भारत अफ्रीका फोरम समिट की इसमें क्या भूमिका होगी। लेकिन इन सवालों पर हम आगे भी बातें करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविज़न में। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में हम बातें कर रहे हैं इंडिफ्रिका की, यानी भारत अफ्रीका संबंधों की। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अफ्रीका जो पिछड़ा हुआ है और भारत भी खुद विकास के अपने रास्ते तलाश रहा है, वैसे में भारत अफ्रीका संबंधों का क्या मतलब। लेकिन सच ये है कि भारत अफ्रीका दोनों को विकास के रास्ते में एक दूसरे की ज़रूरत है और इससे दोनों को फ़ायदा है। अफ्रीका आज विकास के उस धरातल पर है जहां उसे सिर्फ उद्योगों की नहीं बल्कि मंझोले और छोटे निवेशकों की भी जरूरत है। अब अगर हमारे कंपनी जो है वो अफ्रीका में निवेश करती है तो उस निवेश से हमको भी फ़ायदा है, क्योंकि हमारा जब इन्वेस्टमेंट बाहर हुआ तो हमारे लिए जॉब्स बढ़े, हमारी इनकम बढ़ी और वहाँ पे जॉब्स बढ़े साउथ अफ्रीका में या अफ्रीकन कंट्रीज में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ। अब अफ्रीका में शांति स्थापित हुई है और विकास की भूख बढ़ी है। हालात बेहतर हुए हैं और सभी बड़ी ताकतों को वहां निवेश के अवसर नजर आ रहे हैं। अफ्रीकी देश चाहते हैं कि भारत इसमें पीछे ना रहे। My job here is to invite every time Indian. Don't be afraid
to go. When you will decide to go, maybe 10 years after, Chinese will occupy everything. So go, even go and see. Come back and decide. Africa's moment has come. India's moment in Africa has come. And this summit in October 2015, it is very much hoped would take some giant strides. जरूरत भारत को भी है और अफ्रीका को भी। अफ्रीका ने विकास की ऊंची उम्मीदें जोड़ी हैं तो उसकी जरूरतें भी बड़ी हैं और इस मोर्चे पर भारत से उसे बड़ी आशाएं हैं। This structured engagement was basically meant to lay out a three-layered relationship: bilateral, regional, as well as Pan-African, with the concentration being on trade, training and technology. अफ्रीका में भारत के प्रभाव बढ़ाने का एक असरदार तरीका यह भी है कि अफ्रीका को आसान शर्तों पर कर्ज दी जाए। इसे लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। इस दिशा में भारत का रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली है। भारत ने अभी तक अफ्रीका के 41 देशों को 137 परियोजनाओं के लिए 7.4 अरब डॉलर की राशि दी है और ब्याज महज 1.75% प्रति वर्ष। The Nyabarongo 1 hydropower dam, $80 million. This power dam has been completed in October. It was commissioned and has contributed to providing energy in Rwanda, both in terms of generating energy, but also in terms of extension of the transmission lines, rehabilitation and rebuilding transmission lines, and also distribution of electricity across the country. We have set up a Pan-African e-network for education and health purposes, and this has been extremely successful. In about 48 countries this is functional. भारत अफ्रीकी देशों को कर्ज तो देता ही है, उसका उपयोग करने का प्रशिक्षण भी देता है। यह भारत अफ्रीका संबंधों के विशेष पहलू हैं और इससे भारत के लोगों को काफी लाभ होने की संभावना है। एक अफ्रीकन स्टूडेंट, उनका नेशनल डे था तो मैं वहाँ गया, तो मुझे आके बता रहे थे, he says, Ambassador Deepak, first of all, thank you India for helping us. I said, well, thank India, I'm only a representative of India. तो मुझे कहने लगे कि कुछ पश्चिमी देश के लोग हमारे देश में आए थे और उन्होंने एक बहुत अच्छा एलिवेटर एक होटल में बनाया और हमको बोला कि ये बटन दबाओ तो ऊपर जाएगा, ये दबाओ नीचे आएगा, अगर ख़राब हो जाए तो हमें टेलीफोन करिए, हम यूरोप से आके उसका इलाज कर देंगे। कहने लगा आपके पास जब हम आते हैं आप बताते हो कि ऊपर क्यों जाता है और नीचे क्यों जाता है और ख़राब हो जाए तो उसको हम खुद कैसे ठीक कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी दैट वी आर ट्रांसफरिंग, दिस इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग। अफ्रीकी देश लाइन ऑफ क्रेडिट की मांग किसी खास प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए करते हैं और इसमें भारत के उद्यमी भी शामिल होते हैं, लेकिन अफ्रीकियों को शिकायत है कि भारत से लाइन ऑफ क्रेडिट मिलने में काफ़ी देर लगती है। इस सम्मेलन से उन्हें आशा है कि लाइन ऑफ क्रेडिट के नियमों को सरल बनाया जाए ताकि उन्हें इस काम में देरी होने से नुकसान न सहना पड़े। Thing I expect is to simplify the procedure. You know, to get one line of credit, it takes too much time. Too much. So, you know, you can't get many credits because when you start one, to get it, it will take 1 year. भारत को अफ्रीका की जरूरत राजनीतिक कारणों से भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के अभियान को आगे बढ़ाने में अफ्रीका के 54 देशों की भूमिका अहम होने वाली है और अफ्रीकी देश भी चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में उनके भी प्रभाव में वृद्धि हो ताकि गरीब देशों को प्रतिनिधित्व का मौका मिल पाए। I want to remember you that we are 40
2 embassies in Delhi from Africa. Is it important or not important? If India is not important, why we will lose our money to rent? You are a journalist. You can go and try to see how many countries have 42 African embassies in their capital. Tell me. हिंद महासागर और अदन की खाड़ी में सुरक्षा कैसे मजबूत हो, यह भारत की बड़ी चिंता है। समुद्री लुटेरों और आतंकवादियों के आने जाने का रास्ता भी यही है। यहाँ भारत और अफ्रीका मिलकर साझा निगरानी कर सकते हैं। It's got a long coastline, very important in trade and strategic terms, about 26,000 kilometers. A lot of this coastline is subject to global threats like piracy, and the Indian Navy has played a very significant role on the east coast of Africa in guarding the trade routes, in securing the coastline, in even helping African nations organize international events by providing naval security. भारत में अफ्रीकी नौजवान पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। यह जरूरी है कि यहाँ उन्हें सुविधाएं मिलें और सम्मान भी। जब वे अपने देश लौटें तो भारत के लिए उनके मन में अच्छी भावनाएं हों। आखिर यही नौजवान बाद में अपने अपने देशों में महत्वपूर्ण ओहदों पर बैठेंगे। Between the first and second summits, we extended 15,000 scholarships. From the second summit to today, we have extended 25,000 scholarships. This is a very important aspect. This is the need of Africa, and this is the strength of India. So there is perfect complementarity in terms of training and capacity building. हमें ये देखना है कि सारे ही जो लोग आते हैं अफ्रीका से जो आते हैं उनका हमें सम्मान करना है, उनके संस्कृति को, उनकी भाषा को समझना है और ये नहीं सोचना है कि उनमें कोई ऐसा उनके साथ कोई ऐसा गलत व्यवहार हो जिससे कि हमें बाद में शर्मिंदा होना पड़े। भारत के विद्यालयों और महाविद्यालयों में अफ्रीका के बारे में जानकारियां बढ़ाने की कोशिशें होनी चाहिए। इससे अफ्रीकी जनता के स्तर पर संबंध मजबूत करने में मदद मिलेगी। जो सम्मान अफ्रीका को भारत से मिल सकता है वह किसी भी तरीके से पश्चिमी देश देने के लिए तैयार नहीं है और भारत की यह ताकत है। People in India are not really aware of the fact that there are 54 countries in Africa. So I think maybe there is now time for a festival of Africa in India. अफ्रीका में आतंकवाद भी पनपा है और समुद्र में लूटपाट की संस्कृति ने भी उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया है। इस समस्या से निपटने में भारत की हरित क्रांति, मनरेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था जैसे कार्यक्रमों का अनुभव अफ्रीका के लिए अहम साबित हो सकता है और भारत को चाहिए कि अपने इन अनुभवों को अफ्रीकी देशों के साथ साझा करें। So the PDS, the public distribution system in India, is an example that many African leaders have spoken about, how to create this safety, social security net so that people do not starve. And certainly in South Sudan, one of the countries that is considered at great risk of food insecurity, they are implementing such a system. अफ्रीका में लोकतंत्र का प्रसार हो रहा है। ऐसे में भारत के राजनीतिक दलों, निर्वाचन आयोग और सरकार का तजुर्बा उनके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अफ्रीकी देशों को यह मलाल रहा है कि राजनीतिक स्तर पर भारत के साथ संवाद उतना अधिक नहीं है जितना होना चाहिए। अब जरूरत है दोनों के बीच कई स्तरों पर राजनीतिक वार्ता को बढ़ाने की। The more important thing will be India and Africa to arrive at some kind of political dialogue on many of the global issues.
अफ्रीका के 54 देश महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मसलों पर अक्सर मिलकर निर्णय लेते रहे। उनके नेता और राजनयिक जब तीसरे भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के लिए आ रहे हैं तो इस दौरान उनकी आवभगत में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। उनकी भावनाओं को समझने के विशेष प्रयास होने चाहिए ताकि अफ्रीका से हमारा दिल का नाता जुड़े, और जब दिल से नाता जुड़ता है तो अर्थव्यवस्था भी जुड़ती है और दोनों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ते हैं। और इस तरह हम आप पहुंचे हैं अपनी इस रिपोर्ट इंडिफ्रिका के अंत में। लेकिन विदा लेने के पहले आपसे एक बात साझा करना चाहते हैं, वह यह है कि अफ्रीका के 54 देश भारत की बढ़ती राजनीतिक आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि हम भी उनकी महत्वाकांक्षाओं को समझें और भारत के मेक इन इंडिया को मेक इन अफ्रीका के साथ जोड़ दें। अगर हम ऐसा कर पाएँ तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता साबित होगी। राज्यसभा टेलीविज़न के इस खास कार्यक्रम में कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन की तरफ से आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।